गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जॉर्ज गिरियसन के बारे में पढ़ा था। यानी हमने तीन जो विद्वान है उनके बारे में शुरुआत में देख लिया है, जहां से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है। तो हमने गारसादे ताशी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज गिरियसन तीन विद्वानों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है और आप कंटिन्यू क्लासें देख रहे होंगे। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम मिस्र बंधु है उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही शानदार आपको मैटर है वो दिया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो प्रत्येक दिन वॉच करते रहे। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, परंतु वो क्वालिटी की वीडियो होती है। जो मैटर आपको गाइडों में अलग अलग जगह देखने पे मिलेगा, और इतना जो नए जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है कि जो गाइड लेके आते हैं उस गाइड के अंदर इतना बड़ा मैटर होता है कि उनको ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मैटर है वो पढ़ना होता है और कौन सा मैटर छोड़ना होता है। वो अनुभव आता है 3-4-5 साल जो एग्जाम देने के बाद में, ये कौन सी चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और कौन सी चीजें नहीं पूछी जाती। तो मैंने यहाँ पर जो नोट्स बनाए वो बहुत ही छांटकर अच्छे से बनाए, तो आप कंटिन्यू है वो मेरे चैनल से जुड़े रहे। बात करते हैं मिस्र बंधु विनोद की। उस मिस्र बंधु विनोद की बात करने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था, उनके जो क्वेश्चन है उनके जवाब आप मेरे को कमेंट में दीजिए। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले विद्वान थे। यानी हमने जो पढ़ा था कि एक जो इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, फिर हमने देखा हिंदी में लिखा गया था, फिर हमने देखा अंग्रेजी में लिखा गया था। तो अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा था? जॉर्ज गिरियसन द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है? मैंने कल वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया। मैं इनके जवाब आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप कल आपने पढ़ा है तो आपको कितना याद रहता है आप मेरे को कमेंट में बताए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, कल ही हमने पढ़ा है। भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किस विद्वान ने कहा है? जॉर्ज गिरियसन द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? और आगे है, जॉर्ज गिरियसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है, यानी वो कब प्रकाशित हुआ था। तो ये 5 क्वेश्चन में डेली आपको उनमें से छांटकर यहाँ पर पूछता हूं क्लास लेने से पहले, तो आप इनके कमेंट में जवाब जरूर दिया करें। आगे देखो, अब बात करते हैं हम मिस्र बंधुओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो मिस्र बंधु है वो कौन थे। तो मिस्र बंधु है, पहले आपको मैं बता दूं, मिस्र बंधु है वो 3 भाई थे। ठीक है, तो ये मिस्र बंधु है। ग्रंथ की बात करें इनका, तो मिस्र बंधुओं का जो ग्रंथ है वो है मिस्र बंधु विनोद। तो नाम है उसी के आधार पर ये ग्रंथ है। जिस प्रकार शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, तो इनके ग्रंथों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मिस्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। आगे देखो, भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा है। अब देखिए हमारे सामने पहले जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में था, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए इसे। ठीक है, दूसरा हमने जो देखा था वो हमारा हिंदी भाषा में था। ठीक है, तीसरा हमने देखा वो अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक, आगे हमारा हिंदी भाषा में। अब देखिए यहाँ पर इतिहास ग्रंथ किसका लिखा जा रहा है? हिंदी का। इतिहास हिंदी का लिखा जा रहा है, परंतु शुरू जहां से किया है हमने, शुरुआत जहां से हमने की है वहां पर पहला जो है वो हिंदी का कोई लेखक नहीं है। उसके अंदर जो लिखने वाला है वो फ्रेंच भाषा का है, एक फ्रांसीसी है। कौन है? गारसादे तोसी। दूसरा जो लिखा गया था वो शिव सिंह सेंगर थे, उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। तीसरा जो लिखा गया था वो एक अंग्रेज था, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। लिखा गया हिंदी का ग्रंथ है परंतु भाषा अलग अलग है। और चौथा है वो हमारा मिस्र बंधु है, उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। तो 4 जो हमारे ग्रंथ है उनकी 2 की भाषा हिंदी और ये, और 2 की फ्रेंच और अंग्रेजी। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 2 हमारे जो ग्रंथ थे, पहला कौन सा? गारसादे ताशी वाला और शिव सिंह सेंगर वाला। इसके अंदर काल का कोई विभाजन नहीं किया गया था, दोनों अकारादि क्रम में थे। फिर जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन का, उसमें काल विभाजन किया गया था।
काल विभाजन का प्रयास किया गया था। और चौथा है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 भागों में विभाजित, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1913 ईस्वी है। तो हमारे सामने प्रकाशन वर्ष की डेट है वो इसकी है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा दे तोशिवाड़ा, वो 1839 ईस्वी है। और दूसरी है वो 1846 ईस्वी है। 2 बार प्रकाशन हुआ था इसका, ठीक है। तीसरी हमारी इसकी बात करते हैं हम शिव सिंह सेंगरवाले की, तो वो 1883 ईस्वी है, 1883 ईस्वी है। फिर हमारे जॉर्ज गिरियसन वाले की बात करते हैं तो 1888 ईस्वी। तो 3 हमारे सामने वो प्रकाशन डेट है वो आ गई थी। दूसरी बात, इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया था फ्रेंच भाषा वाला वो 1952 में किया गया था। और इसका जो अंग्रेजी वाले का हिंदी अनुवाद किया गया था वो 1957 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए प्रकाशन वर्ष की बात करें 1913 ईस्वी है। प्रथम 3 भाग, यानी ऊपर लिखा हुआ कि ये 4 भागों में प्रकाशित है। और ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार यहां पर इसको इरेज करता हूं और आपको समझाता हूं। विद्यार्थी कंफ्यूजन कहां होते हैं कि देखिए इसके अंदर लिखा हुआ कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1913 ईस्वी में हुआ था, प्रथम 3 भाग। और फिर लिखा हुआ 1934 ईस्वी में चतुर्थ भाग। अब इसके अंदर 4 भाग है। अब आपसे एग्जामिनर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस प्रकार पूछता है, आपसे पूछेगा जो मिश्र बंधु विनोद है, मिश्र बंधु विनोद का द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष है। यानी यहां पर लिखा आएगा मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष है। अब जो अवैध होते ये पैटर्न समझना जरूरी है। अवैध होते, इस अवैध में आपको यहां पर लिखा होगा, जिसे मान लिया 1913 हो गया, फिर यहाँ पर 1934 हो गया, फिर यहाँ पर 1936 दे दिया, यहाँ पर 1940 दे दिया। अब दिक्कत यह आती है कि आप जब इसको सही तरीके से पढ़ के नहीं जाते हो, जल्दी में आप रहते हो, तो आपके सामने 2 डेट है वो दिमाग में आती है। कौन सी आती है, 1913 वाली और 1934 वाली। तो आपके दिमाग में ये आता है कि आप प्रथम भाग का प्रकाश 1913 में हुआ तो द्वितीय 1934 में हुआ, तो आप 1934 करके आ जाते हो। और वो क्वेश्चन आपका आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं सही करके आया हूं, परंतु वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि जो प्रथम 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा, वो 1913 में हुए। चतुर्थ जो भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन है ये गलत हुआ है, एग्जाम में पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते। तो अब आज के बाद में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 3 भाग है उसका प्रकाशन 1913 में हुआ, क्योंकि ये जो 2 डेट हमारे सामने होती है तो हम सोचते 1913 में प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1934 में। इस प्रकार करके आ जाते। हमारे सामने 4 भाग है वो दिमाग में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर पूछा हमारे को द्वितीय भाग है तो हम पहला और द्वितीय करके इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। 8 कालखंडों का विभाजन, खंडों का वर्णन है इसके अंदर, यानी जो 8 कालखंड है उनको विभाजन है इसके अंदर। भाग इसके 4 है, 4 भागों में किया, और 8 कालखंड है। पहली बार कालखंड का प्रयास किया गया। ऐसे तो जो हमारे जॉर्ज गिरियसन उन्होंने कालखंड का प्रयास किया गया, पर सही तरीके से देखें तो पहली बार कालखंड का अच्छे से जो प्रयास है वो इसके अंदर किया गया है। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, परंपरागत रूप से यानी सही तरीके से जो लिखने का काम है वो इसके अंदर मिश्र बंधुओं ने किया है। कवियों की बात करें तो इसके अंदर 4591 कवियों का वर्णन है, 4591 कवियों का वर्णन है। अब देखिए एक बार मैं यहां पर इरेज करता हूं, इसको आपको क्रम से याद करना। पहले जो थे वो 738 कवि थे, ठीक है। फिर 1003 कवि है, फिर 952 कवि है, और यहां पर लगभग पूछे तो 5000 कवि है, बाकी 4591 कवि है, ठीक है। पहले जो गारसा दे तोशिवाड़े उसके अंदर 738 कवियों का वर्णन है। फिर हमारे जो मिश्र बंधु वो शिव सिंह सेंगरवाड़ा है उसके अंदर 1003 है।
फिर हमारे गिरियसन वाला है उसके अंदर 952 है, और फिर हमारा जो मिश्र बंधु वाला उसमें 4591 कवि है। तो इन कवियों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे देखो, मिश्र बंधु, इसके अंदर गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी है और सुखदेव बिहारी है। ये लाइन भी मोस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी आपसे पूछा जाएगा निम्न में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, निम्न में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और एक नाम है वो रटा हुआ है उनका, वो कौन सा? कृष्ण बिहारी, कृष्ण बिहारी। अब दिक्कत यह आती है कि अच्छे से जब पढ़ के नहीं जाते तो ये जो श्याम है ना, श्याम ही उस कृष्ण का ही नाम है, तो श्याम और कृष्ण दोनों हमारे को कंफ्यूजन करते। फिर दिक्कत यह आती है कि यार गणेश तो था, सुखदेव था, अब श्याम था या कृष्ण था, श्याम था या कृष्ण था, यहां दिक्कत आ जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी तीन है वो इसके अंदर मिश्र बंधुओं में शामिल है, और कृष्ण बिहारी है वो शामिल नहीं है। और ये पक्का यही देता है, कृष्ण बिहारी लिखा हुआ आता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल, रीति काल के परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ कौन सा? मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैंने जो रीति काल का जो परिचय लिखा है उसके अंदर जो कवियों का वर्णन लिया है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह या प्रकांड कवि वर्त संग्रह कहा है। यानी तीन ग्रंथों के नाम आ गए हमारे। एक को इन्होंने कहा है वर्त संग्रह, वर्त संग्रह, एक को कहा है बड़ा वर्त संग्रह, वर्त संग्रह, और तीसरे को इन्होंने कहा बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह। ये तीन नाम इन्होंने दे दिए हैं। गारसादे ताशी वाले को इन्होंने वर्त संग्रह कहा है, जॉर्ज गिरेसन वाले को इन्होंने बड़ा वर्त संग्रह कहा है, और इसको जो हमारे मिश्र बंधु विनोद है इसको बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह कहा, क्योंकि इसके अंदर कवि कितने 5000 के लगभग कवि है। तो ये जो वर्णन है मिश्र बंधुओं से संबंधित हमने यहाँ पर पूरे पॉइंट है वो लेने की कोशिश की है, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछते वो बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, कोई चीज आपको गलत लगती है, तो आप बेझिझक बिना शर्म संकोच के आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपका साथी हूं और आप भी साथी है। दोनों मिलकर हमें एक एग्जाम है वो क्लियर करना है। तो आप जो भी मैं गलती करूं तो उस गलती को आप मेरे को बता दी, मेरे को वो सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि गलतियां वो अक्सर इंसान से होती है। तो उसको मैं, जो इंसान गलतियों को स्वीकार करता है वो ही आगे बढ़ता है, उसमें सुधार कर सकता है। तो आप बिना शर्म संकोच मेरे को वो गलतियां वो बता सकते हो। और अगर बिना गलतियों को आपकी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैं क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा हूं उन क्वेश्चनों के जवाब भी आप कमेंट में दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।